आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के प्रभाव को हम देखेंगे। हम देखेंगे कि जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन देखने को मिले, इन स्वदेशी आंदोलनों का कांग्रेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्रांतिकारी आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा और शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। हम सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस के ऊपर इस स्वदेशी आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। कांग्रेस पर इस आंदोलन के प्रभाव को देखें तो इसमें दो गुटों में गर्मपंथी और नरमपंथी विचारधारा के नेता दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक गर्मपंथी और दूसरे नरमपंथी। जो गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे, उनका विचार था कि बहिष्कार आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो और पूर्ण बहिष्कार किया जाए, वस्तुओं का और वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का भी। यानी कि जो गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे वो चाहते थे कि आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो, आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो और बहिष्कार पूर्ण किया जाए, यानी कि वस्तुओं का भी और सेवा का भी। लेकिन जो नरमपंथी विचारधारा के नेता थे, उनका मानना था कि आंदोलन को बंगाल तक सीमित किया जाए और बहिष्कार केवल वस्तुओं का किया जाए। यानी जो नरमपंथी विचारधारा के नेता थे, उनका मानना था कि बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित हो और जो बहिष्कार है केवल वस्तुओं का, सेवाओं का नहीं, केवल वस्तुओं का बहिष्कार हो। तो इन दो भागों में कांग्रेस के नेता बढ़ जाते हैं। इसके बाद सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है। सरकार ने समझौता, दमन और उन्मूलन की नीति अपनाती है सरकार ने। इसी समय 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क और आगा खां के नेतृत्व में होती है। इसके बाद अगर हम देखें क्रांतिकारियों आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, स्वदेशी आंदोलन का, क्रांतिकारी आंदोलनों पर अगर हम प्रभाव को देखें तो जब 1908 में स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, तब युवा लोग क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ गए। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में इस आंदोलन में अनेक विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। जब शिक्षाओं का बहिष्कार कर दिया तो स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। इसी के तहत डॉक्टर एस के मलिक की अध्यक्षता में एक शिक्षा कैंप की स्थापना की गई। तो इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा कैंप की स्थापना की गई। एक शिक्षा कैंप की स्थापना की गई डॉक्टर एस के मलिक की अध्यक्षता में, और सर्वाधिक दान 100 रुपए का श्याम चक्रवर्ती ने दिया। और इस कैंप में दान सर्वाधिक 100 रुपए का उस समय श्याम चक्रवर्ती ने दिया। श्याम चक्रवर्ती ने दिया था। इसके बाद कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा बुलाई गई और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष,
और इस सभा में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 15 अगस्त 1906 में किया गया। 15 अगस्त 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस सभा की रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष यानी कि कलकत्ता, रास बिहारी घोष ने तो कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा बुलाई थी जिसकी अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे और इस सभा में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था जो कि 15 अगस्त 1906 में हुआ और इसके जो शिक्षा परिषद थी इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सतीश चंद्र मुखोपाध्याय बनते हैं। सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। सतीश चंद्र मुखोपाध्याय इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद एक बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और जिसके प्रथम आचार्य अरविंद घोष बने जिन्हें 75 रुपये प्रति माह की पेंशन दी गई जो कि बाद में बढ़ाकर 150 रुपये कर दी गई, जबकि इन्हें बड़ौदा की रियासत में 700 रुपये प्रति महीने की नौकरी करते थे। इसके साथ ही बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तकनीकी शिक्षा प्रसार समिति की स्थापना की गई जो कि तारकनाथ मलिक की अध्यक्षता में की गई। तो हम इन शिक्षा समितियों की स्थापना को अगर देखें तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसके प्रथम आचार्य अरविंद घोष बने। प्रथम आचार्य अरविंद घोष बने इसके, जिन्हें 75 रुपये प्रति माह पेंशन दी गई जो कि बाद में बढ़ाकर 150 रुपये कर दी गई थी और जबकि इन्हें बड़ौदा की रियासत में 700 रुपये प्रति महीना की नौकरी करते थे। इसके बाद एक बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है और इसके साथ तकनीकी शिक्षा प्रसार समिति की भी स्थापना की जाती है। तकनीकी शिक्षा प्रसार समिति की स्थापना की जाती है और किसकी अध्यक्षता में? तारकनाथ मलिक की अध्यक्षता। तारकनाथ मलिक की अध्यक्षता में एक तकनीकी शिक्षा प्रसार समिति की स्थापना की जाती है और साथ ही एक बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है। इससे पहले हमें बताया कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसके प्रथम आचार्य थे वो अरविंद घोष बनते हैं जिन्हें 75 रुपये प्रति माह का पेंशन दी जाती है जो कि बाद में बढ़ाकर 150 रुपये कर दी जाती है, जबकि इन्हें बड़ौदा की रियासत में 700 रुपये प्रति माह की पेंशन में नौकरी करते थे। तो बंगाल की सरकार ने क्या किया, वहाँ के जो कार्लाइल सर्कुलर थे बंगाल के मुख्य सचिव बंगाल के मुख्य सचिव कार्लाइल सर्कुलर ने बंगाल के मुख्य सचिव कार्लाइल सर्कुलर इन्होंने क्या किया,
जो कि उस समय बंगाल के सचिव थे। इन्होंने मजिस्ट्रेट और कलेक्टर इनको ये निर्देश दिए कि तुम जो कि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर अपने क्षेत्रों के सभी कॉलेजों को सूचित करें और अपने कॉलेजों के विद्यार्थियों को स्वदेशी आंदोलन में जाने से रोकें या उसमें भाग लेने से उनको मना करें। असफल होने पर उन कॉलेजों की संबद्धता को निरस्त कर दो। ये तो था सचिव। इसके साथ एक पूर्वी बंगाल के जो लाइन सर्कुलर थे, इसमें इन्होंने कहा कि जो युवा वंदे मातरम में भाग लेने से बाज नहीं आएंगे और बहिष्कार आंदोलन में भाग लेंगे, वो युवा सरकारी नौकरियों में अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इसके बाद 2 कॉलेजों पर कार्रवाई की गई, एक बनवारी लाल और दूसरा विक्टोरियल कॉलेज पर। ब्लूमफील्ड ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संबद्धता को निरस्त करने का प्रस्ताव दे दिया। तो कौन कौन से 2 कॉलेज थे जिनकी संबद्धता को, जिन पर कार्रवाई की गई थी? तो एक था बनवारी लाल और दूसरा था विक्टोरियल कॉलेज। और जो ब्लूमफील्ड ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संबद्धता को निरस्त करने का प्रस्ताव दे दिया। कौन से निरस्त करने का प्रस्ताव दे दिया? किस विश्वविद्यालय को? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की संबद्धता को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया। किसने दिया? ब्लूमफील्ड ने। कलकत्ता विश्वविद्यालय की संबद्धता को निरस्त करने का प्रस्ताव दे दिया। इसके बाद एक और डॉन सोसाइटी की स्थापना की जाती है 1902 में सचिंद्रनाथ बसु के नेतृत्व में। एक डॉन सोसाइटी की स्थापना की जाती है किसकी अध्यक्षता में? तो सचिंद्रनाथ बसु की 1902 में सचिंद्रनाथ बसु के नेतृत्व में डॉन सोसाइटी की स्थापना की जाती है। इस विश्वविद्यालय के कारण उच्च शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य किए गए। देखते हैं कि कला एवं साहित्य पर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। कला एवं साहित्य पर अगर हम प्रभाव देखें तो रजनीकांत सेन, मुकुंद दास, रविंद्रनाथ टैगोर और इनके भाई अवनींद्रनाथ टैगोर, ये सभी कला एवं साहित्य से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने आमार सोनाल बांग्ला लिखा है, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इनके भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ये चित्रकार थे और मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट थे। तो इसको हम देखें इनको, तो रजनीकांत सेन, रविंद्रनाथ टैगोर और इनके भाई अवनींद्रनाथ टैगोर। इनके भाई अवनींद्रनाथ टैगोर और रजनीकांत सेन, मुकुंद दास।
मुकुंददास। ये सभी कला एवं साहित्य से संबंधित थे। जैसा कि हमने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने आमार सोनार बांग्ला लिखा है, आमार सोनार बांग्ला लिखा है, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इनके भाई जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर थे, वो चित्रकार थे। वो क्या थे? वो चित्रकार थे और मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट थे। इनके चित्र की अगर हम बात करें तो मुगल काल के, राजपूताना काल के चित्र बनाते थे और अजंता शैली के, मुगल, राजपूताना और अजंता शैली के चित्र बनाते थे। इनके चित्र में प्रमुख चित्र थे जैसे शाहजहां का ताज को देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्तों पर आक्रमण, भारत माता का चित्र। और इनके जो भारत माता के चित्र को कई आंदोलनों में झंडे के रूप में इसका प्रयोग किया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर के अगर हम चित्रों को देखें तो जिनमें थे शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, बुद्ध और सुजाता, इसके साथ थी इसके साथ ही कमल के पत्तों पर आक्रमण, कमल के पत्तों पर आक्रमण और भारत माता का चित्र। और भारत माता का चित्र। और इनके इन भारत माता के चित्र को कई आंदोलन में झंडे के रूप में इसका प्रयोग किया गया, झंडे के रूप में प्रयोग किया गया भारत माता का। और एक झंडा सिस्टर निवेदिता ने बनाया था, सिस्टर निवेदिता ने बनाया था एक झंडा। और इस झंडे में एक वज्र पर वंदे मातरम लिखा था, एक वज्र पर वंदे मातरम लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र देखो तो एक प्रमुख चित्रों में ऐसे थे जैसे शाहजहां का ताज को देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्तों पर आक्रमण और भारत माता का चित्र। कई आंदोलनों के झंडे के रूप में इसका प्रयोग भी किया गया है। इसके बाद इन्होंने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में एक भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। इन्होंने 1907 में एक भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की 1907 ईस्वी में। और इसमें क्या करते थे कि जो उभरते हुए चित्रकार थे उनको इसमें स्कॉलरशिप देते थे। इसमें उभरते हुए चित्रकारों को स्कॉलरशिप देते थे। स्कॉलरशिप देते थे
और अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस इसमें सबसे पहले स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बने। और अगर हम नंदलाल बोस के अगर प्रथम प्रमुख चित्रों को देखें तो इनके प्रमुख चित्र थे कृष्ण अर्जुन के चित्र और उमा की तपस्या, कृष्ण अर्जुन के चित्र, उमा की तपस्या और भगवान बुद्ध को घायल बकरी को ले जाना। भगवान बुद्ध को घायल बकरी को ले जाते हुए, तो ये नंदलाल बोस के प्रमुख चित्र थे। और इससे पहले हमने देखा कि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र, जहां शाहजहां का ताज को देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्तों पर आक्रमण और भारत माता का चित्र। वहीं नंदलाल बोस के प्रमुख चित्र थे कृष्ण अर्जुन, उमा की तपस्या और भगवान बुद्ध को घायल बकरी को ले जाते हुए। इसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस के ऊपर प्रभाव, क्रांतिकारियों पर प्रभाव क्या पड़ा, शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और इसके साथ साथ हमने देखा कि कला और संस्कृति पर इस आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। विज्ञान पर इस आंदोलन का अगर हम प्रभाव को देखें तो जगदीश चंद्र बोस ने 1906 में पौध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था, तुलनात्मक इलेक्ट्रो साइकोलॉजी सिद्धांत दिया। 1906 में जगदीश चंद्र बोस ने 1906 में पौध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था। पौध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था। एक तो पौध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था, दूसरा इन्होंने तुलनात्मक इलेक्ट्रो साइकोलॉजी सिद्धांत दिया था। दूसरा कौन सा सिद्धांत दिया था? तुलनात्मक इलेक्ट्रो साइकोलॉजी सिद्धांत। दिया था। और अगर हम इनकी किताबों की बात करें तो प्लांट रिएक्शन इनकी बुक थी, जगदीश चंद्र बोस की बुक थी प्लांट रिएक्शन। जगदीश चंद्र बोस की बुक थी और इसको लिखने में इनकी मदद की थी सिस्टर निवेदिता ने। इसके बाद प्रफुल्ल चंद्र राय, ये रसायन विज्ञान के प्रवक्ता थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में, और ये प्रथम रसायनक अन्वेषक थे जिनकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री, और इन्होंने बंगाल में बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की थी। एक तो विज्ञान से संबंधित जगदीश चंद्र बोस हैं जिन्होंने 1906 में पौध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और तुलनात्मक इलेक्ट्रो साइकोलॉजी का सिद्धांत दिया था, और इनकी बुक थी प्लांट रिएक्शन, जिसे लिखने में मदद की थी सिस्टर निवेदिता ने। इसके बाद प्रफुल्ल चंद्र राय
विपुल चंद्र राय की अगर हम बात करें तो ये रसायन विज्ञान के प्रवक्ता थे। ये कौन थे? रसायन विज्ञान के प्रवक्ता। कहां पर? प्रेसिडेंसी कॉलेज में। प्रेसिडेंसी कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्रवक्ता थी। इनकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री इनकी पुस्तक थी। एक पुस्तक थी और इन्होंने बंगाल में एक बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की थी। इन्होंने एक बंगाल में बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसके बाद अगर हम उद्योग धंधों पर प्रभाव को देखें, स्वदेशी आंदोलनों की, अगर उद्योग धंधों पर हम प्रभाव को देखें स्वदेशी आंदोलनों की, उद्योग धंधों पर जैसा कि हमने देखा कि बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। दिया सलाई, साबुन, कपड़ा आदि वस्तुओं के कारखाने खुलते हैं और कई बैंकों की स्थापना की गई। इन बैंकों में से बैंक ऑफ इंडिया, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1906 में की जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में की जाती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1911 में की जाती है। और बैंक ऑफ मैसूर, इसकी स्थापना 1913 में की जाती है। तो इन बैंकों की स्थापना की गई, उद्योग धंधों की स्थापना की गई, क्योंकि जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा तो स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी और इसके बाद स्वदेशी कारखानों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद अगर हम देखें जो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन हुआ तो इसके क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके नकारात्मक प्रभाव में अगर हम देखें तो इसी आंदोलन से हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिक मतभेद देखने को मिलता है। इसी आंदोलन में हिंदू मुसलमानों के बीच में मतभेद या सांप्रदायिक मतभेद देखने को मिलता है। तो हम इस आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। नकारात्मक प्रभाव, जैसा कि हमने देखा कि इसी आंदोलन से हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक मतभेद देखने को मिलता है। अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करके विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे। ये भी असफलता का एक उदाहरण है। और भी कारण हैं, जैसे 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन भी एक कारण है। कांग्रेस का विभाजन कारण है जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और दो भागों में कांग्रेस बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। एक कारण और है, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और जिसमें वो पृथक निर्वाचन की मांग करने लगे। इसके बाद
1908 में आंदोलन का नेतृत्व विहीन हो जाना, ये भी एक बड़ा कारण है। 1908 में आंदोलन का नेतृत्व विहीन हो जाना, ये भी एक बड़ा कारण है। 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 माह की सजा दे दी गई इनको, जिसके बाद इन्हें बर्मा की मांडवे जेल में भेज दिया गया। 1908 में ही अरविंद घोष को मणिकटोला बम कांड में अलीपुर षड्यंत्र केस में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में फिर इनको चित्तरंजन दास की दलीलों पर रिहा किया गया। और जब इनको रिहा किया गया तो फिर वो यहाँ से पांडिचेरी चले गए, वहाँ पर इन्होंने ऑरोविले आश्रम की स्थापना की। लाला लाजपत राय अमेरिका चले जाते हैं, बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले लेते हैं। इससे राजनीति में शून्यता की स्थिति आ जाती है और इस कारण ये आंदोलन असफल हुआ। तो आई होप यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।